नमस्कार, आज हमारे साथ है जाना माना चेहरा सचिन ढींगिया। उस कांड को देखने के बाद उसको महसूस जब मैंने इतना डीपली किया कि मैं उस रात सो नहीं पाया। जज साहब, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एफआईआर किसी को हो गई तो वो निर्दोष है या मतलब गुनहगार हो सकता है कि अंटिल प्रूवन द गिल्टी ही इज इनोसेंट या सी इज इनोसेंट, तो वो इनोसेंट है। तो और उनको कोई रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिले, उनका कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं उन जातियों के पास। मूवीज में देखा जाता है गीता की कसम, गीता पर हाथ रख के बोलो, तो क्या कोर्ट में गीता की कसम खिलाई जाती है? नमस्कार, आज हमारे साथ है जाना माना चेहरा सचिन ढींगिया, दलितों का उभरता हुआ चेहरा, हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर और सोशल एक्टिविटीज। इन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। आज हमारे पॉडकास्ट में सचिन ढींगिया आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आज आपके ऊपर होगी सवालों की बौछार। क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल रेडी हूँ मैडम। सबसे पहला मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप एक लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्राइम किसी के भी साथ हो, ब्राह्मण के साथ हो, दलित के साथ हो या किसी ओबीसी कैटेगरी के साथ हो, आप लोगों ने इंसाफ को क्यों बांटा हुआ है कि आप सिर्फ दलितों के लिए आवाज उठाएंगे? ये जो क्वेश्चन है, ये आजकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा दलितों पे ही उठाया जा रहा है कि अभी जो दलित लोग हैं, यही कहा जाता है कि दलित की आवाज दलित ही क्यों उठाए। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने ओबीसी की बात की, ओबीसी आजकल आज के टाइम पे रिसोर्सेज से और उनकी पॉलिटिकल पावर सबसे ज्यादा इनके पास है। एससी के पास अपनी पॉलिटिकल पावर नहीं, जिसका नेता नहीं होता, जिसका लीडर नहीं होता, उस व्यक्ति की आवाज कोई सुनता नहीं है। अब क्या बात कर रहे हैं, बाबा अम्बेडकर साहब, उन्होंने ही संविधान लिखा है और आप कह रहे हैं दलितों की आवाज ही नहीं? बाबा साहब की बात अलग है। बाबा साहब की जितनी एजुकेशन है, बाबा साहब विदेशों से पढ़कर आए और इतनी एजुकेशन लेने के बाद उनकी तो मजबूरी बन गई थी और लोगों की उन्हें संविधान लिखवाने की, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं कि दलितों की आवाज सिर्फ दलित ही क्यों उठाते हैं, ये कोई टैगलाइन नहीं है। सबसे ज्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपने बहुत सारे यही कांड होगा, जैसे कि कभी भी कोई दलित की लड़की के साथ रेप होता है तो सबसे पहले यही टैगलाइन जारी कर देते हैं कि दलितों की बेटी का रेप हुआ, दलितों की बेटी का रेप हुआ। जैसे आपने निर्भया कांड देखा हुआ, वो पूरे भारत देश की बेटी थी, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, लेकिन हाथरस में आप देखना दलित की बेटी, और स्पेसिफिक दलित के अंदर दलित वाल्मीकि की बेटी। तो ये सब चीजें में फर्क है। आपको देखना होगा कि किस तरीके से मतलब उनको रिप्रेजेंट उन्हीं की कम्युनिटी के लोग करते हैं और वही रोड पे होते हैं, वही प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दलितों की जो आवाज है वो दलित ही उठा रहे हैं आज के समय पे, और भी वो सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन लड़ाइयों में। इस रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दलितों का ही होता है अपनी लड़ाई के लिए। वो मुखरता से लड़ाई लड़ते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी हक और अधिकार के लिए। तो आप जो केस स्टडी करते हैं, जिन केस पे आप फाइट करते हैं, वो केस सिर्फ दलितों के होते हैं या फिर वो केस अदर कास्ट के भी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक मैनुअल स्कैनिंग पे काम किया था। मैनुअल स्कैनिंग में अपने लखनऊ में भी मैनुअल स्कैनिंग हो रही थी, तो मैंने जब उस केस को देखा, तो जब मैंने वहाँ पे IGRS के माध्यम से भी और ह्यूमन राइट्स के माध्यम से भी जब मैंने कंप्लेंट करी, तो मुझे पता चला कि वो सब ब्राह्मण थे। तो ऐसा तो नहीं है, यादव भी थे, उसमें यादव कम्युनिटी के लोग मैनुअल स्केचिंग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप हर कैटेगरी के केस लड़ते हैं, ब्राह्मण के भी केस लड़ते हैं, आप अदर कैटेगरीज के भी केस लड़ते हैं, तो जो अदर कैटेगरीज हैं वो आपके पास आना पसंद करती है क्योंकि आपका एक चेहरा बन चुका है कि आप दलितों के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल आना पसंद करेंगे जब उनको हक अधिकार की, ये मैडम हक अधिकार की बात अलग है, और जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट इन द कोर्ट, वहां पे कोई ऐसी कास्ट वाली मैटर मैं तो समझता नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, और इस नोबल प्रोफेशन के अंदर अगर हम कास्ट मेंटेलिटी के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी लॉयर अपना जीवन यापन इस माध्यम से कर पाएगा। सचिन ढींगिया जी, देखिए मैं आपसे ना अब थोड़ा सा चर्चा को आगे की ओर लेकर जाएंगे जी। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई केस जो आपने स्टडी किया हो, ऐसा कोई केस जिसने आपका दिल पसीज दिया हो? अभी तक जो सबसे ज्यादा मेरा जो दिल पसीजा है, जो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हो पसीजा है, वो हाथरस वाला कांड। वो हाथरस वाला कांड में आज तक मैं बता दूं कि जब मैं उस कांड को देखने के बाद उसको महसूस जब मैंने इतना डीपली किया कि मैं उस रात सो नहीं पाया कि किस तरीके से एक लड़की को रात के अंधेरे में जलाया जाता, वो भी उसके परिवार की बिना इच्छा के। ऐसा तो संस्कार तो किसी का भी ठीक से बिल्कुल। अगर हम गुलाम भारत की बात करें तो बिना माँ बाप की परमिशन के सिर्फ भगत सिंह और उनके दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार हुआ था, और उसके बाद ये घटना हुई कि उन्होंने हाथरस में जो बेटी थी उसका जो रेप हुआ और उसमें उसकी डेथ हुई, तो उन्होंने उसके परिवार के
बिना मौजूदगी में और बिना उनकी परमिशन के उस लड़की का आत्म संस्कार कर दिया, वो भी रात के समय में, जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अधीन नहीं आता। सचिन जी, मतलब उस केस में था ऐसा क्या था, मतलब वो एक टाइम पे बहुत हाईलाइट हुआ, उस केस में सजा मिली दोषियों को, नहीं मिली, क्या हुआ उस केस में, बाद में क्या हुआ? मैं बता दूं, उस केस में सबसे पहले क्या हुआ कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट था। जो एडीजी थे वहां के प्रशांत सिंह, उन्होंने क्या किया, उसमें उस बेटी को पहले जलाया रात को। फिर उसमें सबसे पार्ट होता है ट्रायल। ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इसमें जो जजमेंट आई है, जजमेंट में 3 लोगों को बरी कर दिया उसमें, और एक जो व्यक्ति था उसको 304 में, आईपीसी की 304 धारा में उसको कन्विक्ट किया, इसमें 7 साल की सजा है, और वो अपील पे जाके वो भी छूट गया होगा अब तक, जहां तक मुझे लगता है। और जबकि इसमें ये था कि हाथरस वाले मामले में जो लड़की थी, वो ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उस लड़की ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में उसका नाम लिया था और बोला था कि इन लड़कों ने मेरे साथ रेप किया, मेरे साथ इस तरह की हरकतें की है, जिस वजह से वो मतलब अपने डेथ बेड पे उसने स्टेटमेंट डाइंग दर्ज किया डिक्लेरेशन था। उसने दिया। और बड़ी बात, उसका इलाज अलीगढ़ में कर रहे थे वो, जबकि उसका इलाज तुरंत यहाँ पे एम्स में आना चाहिए था, और यहाँ भी सफदरजंग में आने के बाद भी उसको एम्स में एडमिट नहीं किया। तो ये भी एक तरीके से आपने कास्टिज्म देखना हो तो इस केस में आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा अस्पताल जो पूरे भारत में एम्स है, और दिल्ली एम्स में उसका इलाज होना चाहिए था, लेकिन वो भी उसको मुहैया ही नहीं करा। क्या केस, मतलब कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे? आप बता रहे 4 लोग इन्वॉल्व थे उसमें। 4 लोग तो आप बोल सकते हो कि इस केस में इन्वॉल्व थे, जो इसमें एक्यूज थे, लेकिन हम उस पूरे गांव को एक्यूज मानते हैं, जिसकी वजह से आज तक भी वो परिवार हॉस्टाइल है। आज तक भी उस परिवार को बाहर निकलने की आजादी नहीं है, उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आप ये देखिए कि मैं 5 साल से अपने घर में बंद हूँ, और मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई फौजी है या कोई भी पुलिस प्रशासन है, मैं अपना अकेले जा भी नहीं सकता, तो ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो उस परिवार के पूरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिसमें अभी भी सरकार ने कोई ना उनको मदद पहुंचाई गई। जो उन्होंने बोला था कि उनको सरकारी फ्लैट देंगे या उनको एक घर में एक नौकरी देंगे, अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जबकि हमारी ये डिमांड थी, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रिहेबिलिटेशन का जो मुकदमा डाल रखा है हमारे सीनियर ने, उसमें यही है कि उनके परिवार को दिल्ली में घर मिले और उनका रिहेबिलिटेशन वहां से मतलब निकाल के दिल्ली में उनको बसाया जाए। ये हमारी अभी भी अपील है, मांग है सुप्रीम कोर्ट, जो अभी भी पेंडिंग चल रही है। कुछ भी नहीं हुआ है उस पे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। मतलब आप बता रहे हैं जो हाथरस केस था उसमें डेथ बेड पर उसने स्टेटमेंट दिया लड़की ने कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया अक्यूज को। बिल्कुल, डाइंग डिक्लेरेशन में यही प्रावधान है एविडेंस एक्ट में कि अगर कोई लड़की इसके साथ कुछ भी घटना ऐसी हुई है रेप जैसी, अगर वो अपने मरने से पहले उन आरोपियों का नाम लेती है तो उनको बिना किसी सोचे समझे उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, जो कि बड़ा ही शर्म का विषय मतलब है। ऐसे कौन से लूप होल्स हैं हमारे लॉ में जिनका फायदा अक्यूज उठाते हैं? मैडम, लूप होल्स नहीं है। आप ये देखो, जो एडमिन में जो लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किन लोगों के पास है। आप ये देखो कि जब उस लड़की के साथ रेप हुआ तो वहां पे पूरे गांव में पंचायत हुई अपर कास्ट पीपल की। उन्होंने क्या कहा कि हम इन लड़कों को जेल नहीं जाने देंगे, और ये लड़के जितने वो है ये निर्दोष है। इस तरीके से पंचायत हुई। क्या निर्भया कांड में भी इस तरीके से कोशिश करी उन्होंने, जैसा आपने बताया? देखिए क्या होता है कि वो हाथरस है और ये दिल्ली है, आप ना चाहते हुए भी दिल्ली और हाथरस जैसे जगहों में बहुत अंतर होता है। जो यहाँ का दलित है उसको मुझे नहीं लगता है कि उसको थोड़ा सा अलग देखा जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूपी और अदर जो क्षेत्र हैं वहां पर दूर से ही पता होता है कि वो दलितों का शायद में आपने फिर नांगल वाला मामला नहीं देखा दिल्ली गेट का? दिल्ली गेट में भी एक छोटी बच्ची साथ रेप करके उसको जिंदा ही जला दिया गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश से किसी भी शहर में फर्क हो सकता है? मैं तो नहीं मानता। जातिवाद की भावना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिलती है, बल्कि वहां की कुछ जातिवाद भावना ऐसी हो सकती है कि थप्पड़ मार के मतलब बोला कि यार ठीक है, ये मेरी कास्ट मेंटेलिटी है, मैं सेटिस्फाई हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं, जो यहाँ पे संस्थागत मर्डर हो रहे हैं, और किस तरीके से मतलब उनको नौकरी में आने नहीं दिया जा रहा, सबसे बड़ा जातिवाद तो मैडम ये मैं समझता हूँ। दिल्ली कैंट केस को क्या आपने स्टडी किया? हाँ, दिल्ली कैंट के केस को मैंने स्टडी भी किया, मैं वहां गया भी था। क्या था वहां पर? वहां मैंने जब देखा कि वहां पे जब पता लगा कि एक अपर कास्ट के जो पुजारी थे वहां पे, तो उन लोगों ने उस लड़की का वो पानी भरने के लिए गई थी वहां पे, वो झुग्गी झोपड़ी की लड़की थी, जजे कॉलोनी क्लस्टर की लड़की थी वो। जब वो 8 साल की बच्ची वो पानी भरने के लिए गई, तो जब पानी भरने के दौरान जब उस लड़की को वहां के पुजारी द्वारा देखा गया तो उसका उन्होंने रेप कर दिया। जब 8 साल की बच्ची का रेप किया, और 8 साल की बच्ची जब उसमें थोड़ी बहुत सांस थी उन 4 लोगों ने, तो उसको जिंदा ही जला दिया वहां। मतलब वो गैंग रेप था और गैंग रेप 8 साल की बच्ची। ये बड़ा ही मतलब सोचने का विषय है कि 8 साल की बच्ची का मतलब, आपने ये भी चीज देखी होगी कि रेप
वो इंडिया में होता है, हर पर 40 मिनट में। हर 40 मिनट में मतलब 14 रेप होते हैं। लेकिन मैडम आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कास्ट मेंटेलिटी के साथ किसको न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर रेप हो भी रहा है तो ऐसे किसी को रात को नहीं जलाया जा रहा, रेप हो रहा है तो किसी को जिंदा नहीं जलाया जा रहा। तो ये जो मेंटेलिटी है ये जातिवाद वाली है, इसको आपको देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि भारत 75 साल देश आजाद होने के बाद भी इस तरह की मानसिकता में विलिप्त है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा और हम जैसे यूथ को इस पे काम करना पड़ेगा कि ये भावना कैसे खत्म करें। अच्छा देखिए सचिन, एक बात बताइए, जैसे आप बात करें यहाँ पे दलितों की, ये दलित महिलाओं के साथ ये होता है, अभी भी सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन जो एक दलित कम्युनिटी है वो खुद ही नहीं चाहती सिमिलैरिटीज। अगर उसे सिमिलैरिटीज चाहिए तो वो क्यों रिजर्वेशन लेती है? अब 75 साल हो गए, अगर आपको उभरने के लिए 75 साल भी कम पड़ रहे हैं तो क्या माने कि मतलब और 75 साल चाहिए आपको रिजर्वेशन मिलता है, फीस में कटौती आप लोगों की होती है। मतलब मैं आप लोगों की नहीं, जो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर एक जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को 20,000 फीस देनी है तो आप मतलब एससी कैटेगरी को 2,000 देनी होती है। फिर रिजर्वेशन भी जनरल कैटेगरी के आदमी को 80% लाने हैं और इस कास्ट के लोगों को 45% नंबर ही लाने हैं। तो सिमिलैरिटीज कहाँ से आएंगी जब आप खुद ही रिजर्वेशन मांग रहे हैं? तो कैसे सिमिलैरिटीज आएंगी? तो मैडम फिर ईडब्ल्यूएस क्या चीज है? ईडब्ल्यूएस में तो जनरल के लोगों को मिला कि उन्होंने देखा कि जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैडम सारी बात यह है कि आरक्षण से अगर किसी का आर्थिक स्तर सुधर रहा है, किसी को सोशो इकोनॉमिक पावर मिल रही है, तो क्या ये गलत है? आपको क्या लगता है अभी भी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है मैडम, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी खुद ओशो इतने बड़े दार्शनिक हुए, वो तो एससी ने थे, उन्होंने खुद कहा कि कम से कम रिजर्वेशन को भारत में 150-200 साल रहना चाहिए, कि जितने 1000 साल तक इन कम्युनिटी के साथ, इन एससी एसटी के साथ जो अत्याचार हुए, और अत्याचारों को देखते हुए अगर इनको थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन के तहत अगर इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे उनकी सोशो इकोनॉमिक पावर, एजुकेशनल पावर बढ़ रही है, जो कि वो सभी समांतर सभी लोगों के आगे अपने कंपटीशन में भाग लेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दलितों का शोषण, अगर मैं बात करूं, 75 साल से भी जस का तस यूं ही बना हुआ है। बिल्कुल 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 बना हुआ बिल्कुल है। बना हुआ है। पहले जैसे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, मूर्ति को स्पर्श नहीं करने दिया जाता था। और मैं एक एमए साहित्य में कर रही थी, उस समय पे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, ठाकुरों का कुआं। उसमें क्या वो कुआं ठाकुरों का होता है और वो अपने पति के लिए पानी लेने जाती है छुप कर, और फिर ठाकुर आते हैं तो वो बहुत ही उससे भागती है, तो वो कचरे का गंदा पानियों से अपने पति को दवाई देती है। तो इस तरीके का जो अभी है वो क्या आप, जैसे क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप इस तरीके के केस को स्टडी करते हैं, तो क्या आपको अभी भी इस तरीके के केस आते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है गाँव में? बिल्कुल होती है मैडम। यूपी के आप चले जाओ, सबसे ज्यादा तो हरियाणा में होती है। गोवाना कांड हमने देखा, मिर्चीपुर हमने कांड देखा, किस तरीके से एक ही कम्युनिटी के लोगों को घर में ही जला दिया। मतलब जब उनको पता लगा कि इनके अत्याचार भी किया और घर में जला भी दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पूरा लीगल पावर उनके पास थी, तो आज वो कन्विक्ट भी हो गए। जब हम दिल्ली से कुछ लोग गए वहां पे, तो ऐसा नहीं है मैडम जैसे आप सिमिलरिटी बता रही हो, कि मैं तो मानता ही पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवाद जो देखने को मिलता है वो मनोभावना होती है। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि दलित के अंदर जो वंचित जाति है उनके साथ अत्याचार होता है। आप अभी देखो, आपने रिजर्वेशन की बात करी, आपने लिमिटेड टाइम बताया कि रिजर्वेशन में लिमिटेड टाइम होना चाहिए। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, होना चाहिए। 1965 में लोकुर कमेटी आई, लोकुर कमेटी में आइडेंटिफिकेशन बोला कि जिन जातियों का रिजर्वेशन से मतलब फायदा पहुंच चुका है उनका एक्सक्लूजन होना चाहिए, उसमें ये बात कही गई। मैं समझता हूँ ठीक था, लेकिन आप ये देखो कि रिजर्वेशन भी सिर्फ कुछ ही जाति को मिला है एससी में भी। अभी भी आज तक ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनका अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। आपने कभी सांसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देखा? आपने बंजारा कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देखा? नट जातियों का आपने कभी रिप्रेजेंटेशन देखा? घुमंतु जातियां जो है, जो दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान जो घूमती रहती है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन को जो काम कर रहा है वो अभी भी भारत में सिर्फ कुछ ही जातियों, जो एससी में जो डोमिनेंट कास्ट है, सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते रिजर्वेशन से सबका भला हो गया, सब एससी का भला हो गया। सिर्फ उन एससी का भला हुआ है जिनकी पॉलिटिकल पावर थी। जैसे बाबू जगजीवन राम डोमिनेट कास्ट के एक लीडर थे, सबने उनको एससी का नेता माना, लेकिन उन्होंने एक अपनी जाति के लोगों का फायदा किया, वो दूसरी जाति तक उनका फायदा रिजर्वेशन का पहुंच ही नहीं पाया। उस समय उन्होंने 4th क्लास कर्मचारियों में रिजर्वेशन लागू किया, जो आज प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब नौकरियां खत्म हो गई एससी की। तो आप रिजर्वेशन, आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन, मैं समझता हूँ रिजर्वेशन तो है ही नहीं भारत में अभी हाल फिलहाल में। जो रिजर्वेशन की जो हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि रिजर्वेशन से इनको बेनिफिट मिल रहा है, ये रिजर्वेशन काम ही नहीं कर रहा सिस्टम में।
आपको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अलग सवालों पे चलते हैं क्योंकि आप लॉयर हैं हाई कोर्ट में, तो कुछ ऐसे मिथ हैं जो फैले हुए हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी मिथ फैले हुए हैं, तो उनको मैं आज क्लैरिफाई करूंगी कि ऐसा है या नहीं है। जब केस स्टार्ट होता है तो क्या ऑर्डर ऑर्डर बोला जाता है? वैसे नहीं बोला जाता, ऑर्डर तो कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि जब जज साहब को लगता है कि कोई दूसरा वकील अपोज कर रहा है, वो भी अपने गलत लैंग्वेज से, मतलब कोर्ट का डेकोरम मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो तब ऑर्डर मतलब बोला जाता है। बोला। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो जज होते हैं, जो उनका पहनावा है और वो जो कैप लगाते हैं, वो बाहर की कंट्री का फॉलो अप है? अभी भी ऐसा है? नहीं, अब नहीं है ऐसा। अब ऐसा नहीं है? अब नहीं है, बस सिर्फ गाउन पहनते हैं नॉर्मली। अच्छा, गाउन पहनते हैं, जो हेड जो बता रहे हो वो अब नहीं पहनते। अब नहीं पहनते। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या मूवीज में देखा जाता है गीता की कसम, गीता पर हाथ रख के बोलो, तो क्या कोर्ट में गीता की कसम खिलाई जाती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। गीता की कसम नहीं खिलाई जाती, वो कहते हैं कि आप अपने धर्म रीमान से करें। गीता को ऐसे स्पेसिफिक मतलब मतलब जब इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री जी, क्योंकि वहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू है, सिख, ईसाई है सब। हाँ, अगर वहाँ पे स्पेसिफिक हम गीता को लेके जाएंगे तो फिर मुस्लिम कहेगा कि भाई मेरी कुरान को लाओ, मैं तो कुरान के ऊपर कुरान में अपनी वो रखता हूँ श्रद्धा, हाँ, या कुरान में अपनी भावना रखता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि तो सब फिल्मी चीजें है, अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, गीता मतलब नहीं लेके आई नहीं जाती? लेके आ जाती, मतलब कोई भी किताब नहीं लेके आई जाती? कोई भी किताब मतलब जज नहीं। की तरफ से या किसी की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि आप अपने धर्म को, बस वो बोलते हैं कि आप अपने धर्म रीमान में सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह की बात क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले बोली जाती है। अच्छा, हाँ, वैसे इतना होता है। अच्छा, और एक वो भी बहुत ज्यादा वायरल होता है कि ये अंधा कानून है और उस पर पट्टी दिखाई जाती है। लेकिन आज नहीं रहा वो, आपने देखा होगा जो कानून की जो मूर्ति न्याय मूर्ति है वो आज अंधी नहीं रही। अच्छा, हाँ, अंधी नहीं रही वो, अब वो बदल गया वो वाला सिस्टम। एक समय पे था, एक समय पे था, लगता था। कोर्ट में लगता था। नहीं, कोर्ट में तो ऐसा नहीं लगा। देखो जुडिशरी का जो मैटर है, मैं बताना चाहूंगा कि कोलिजियम सिस्टम है। हाँ, इसमें आपने भी देखा होगा कि सिर्फ 125 से 150 फैमिली के ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो ये इस तरह के जो फैसले हैं वो एक न्यायिक नहीं होते, मतलब जुडिशियल नहीं होते, वो एक कास्ट वाइज वाले होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे इसमें रेनिफिकेशन हो और सिस्टम में बदलाव आए। तो मैं चाहता हूँ कि हम अभी सुधारवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं इस मामले में। अच्छा, जैसे देखिए हर आम आदमी मैं तो कहूँ कोर्ट के चक्कर में ना ही आए, और काफी लोगों को पता भी नहीं होता है। तो जैसे आम आदमी जाता है, वो क्या है, मूवी से काफी लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं, जी। तो वहां पर झगड़ा करना, चिल्ला पड़ना, और आप सनी देओल की बात करें तो उसी को उखाड़ देना, तो कुछ ऐसा कभी देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। बाकी कोर्ट का डेकोरम बनाने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी होते हैं। कभी चिल्लम चिल्ली होती है? होती है, बहुत बार आर्गुमेंट्स होते हैं? आर्गुमेंट्स भी होते हैं, फेट आर्गुमेंट्स भी होते हैं, मतलब चिल्लाने वाले आर्गुमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कोर्ट को एक डेकोरम, हमारा प्रोफेशनल एडिकेट में सबसे ज्यादा हमारा कोर्ट को डेकोरम को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर वो हम कोर्ट को डेकोरम को मेंटेन नहीं कर सकते तो ये हमारे एडिकेट के खिलाफ है, हमारे एथिक के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा लॉयर कर रहा है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि वो अपने कोड ऑफ जो एथिक है उसके खिलाफ काम। देखिए जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है, मैं यहाँ पे मूवीज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मूवीज से ही होता है, Movies और उसको लगता है कि बिल्कुल कोर्ट की जो कार्यवाही है वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है जैसा मूवीज में शो किया जाता है। कई लोग ऐसी मूवीज आती है, जज साहब मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, तो ये क्या है? ये वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एडवोकेट एक्ट में दिया है इसको। अगर वो खुद लड़ना चाहता है तो सबसे पहले जो कानून की जो भाषा है, कानून की जो लैंग्वेज है, वो पूरी इंग्लिश वाली लैंग्वेज है। और लेमैन मुझे लगता है कि अगर वो इंग्लिश की भी प्रोफिशिएंसी रखता है, अपना इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, तो वो तब भी कानून की भाषा नहीं समझ पाएगी। कानून की जो भाषा है वो बहुत, एक तो लेक्सिस जो मैक्सिम होते हैं वो इतने अलग तरह के होते हैं कि उसको एडवोकेट को ठीक से समझ नहीं पाते जो नए न्यू लॉयर होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई अपना केस खुद लड़ ले। अगर उसके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए फिर लीगल सेल है, डीएलएसए वगैरह है दिल्ली में, कि वहां पे कोई भी अपना जाके वहां पे लीगल सर्विस ले सकता है, वो फ्री ऑफ कोर्स ले सकता है, लीगल एड खुले हुए उसके लिए। मतलब पॉसिबिलिटीज आप मान लीजिए 100 में से 1% है कि कोई अपना केस लड़े, या फिर एक भी नहीं है? मतलब मैं नहीं मानता कि कोई अपना केस खुद लड़ सकता है, क्योंकि क्योंकि उसको सारे जो पैतरे नहीं पता होंगे। हाँ, जो एक ट्रायल होता है, एक हाँ। स्टेज होती है कि भाई आज मेरी स्टेज में जैसे चालू हुई कि अभी प्री ट्रायल है, फिर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है ना, फिर उसमें आर्गुमेंट है, फिर फाइनल आर्गुमेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन है।
तो ये इतनी सारी चीजें होती है कि वो लेमैन नहीं समझ सकता। जिसने पढ़ाई की होगी, प्रैक्टिस की होगी किसी सीनियर के साथ, वो इस चीज को समझ सकता है। तो ये तो मिथ है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज बस नहीं, कोई अपना एक केस कानून है बट उसको इम्प्लीमेंट हम कर नहीं सकते, चाह बिल्कुल कर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपसे आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप दलितों की आवाज को उठाते हैं, जी आप उन फीमेल्स के साथ जो रेप जी होता है, आप सोशल एक्टिविटीज जी भी हैं, आप उनकी आवाजों को बुलंद करते हैं, आम आवाम तक पहुंचाते हैं। जैसे दलितों के लिए कहा जाता है कि ये देखिए मेरा सवाल नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ये एक है कि ये बहुत ही निचले स्तर का काम करते हैं, मांस खाते हैं, मरे हुए जानवरों को मांस का ही सेवन करते थे अर्लियर, अभी नहीं, बहुत पहले। तो मतलब ये सच है और इस तरीके के केस अभी भी है कि मतलब किसी भी जगह पर दलित को घुसने नहीं दिया जाता मंदिर में, ऐसा मतलब कुछ है आपके पास हाल मतलब फिलहाल? आप कहना चाहते हैं कि दलित सिर्फ मांस खाते हैं, इस वजह से उसको नीचा माना जाता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा मतलब ऐसा मतलब आप नहीं कह रहे, किताबों में भी पढ़ा किताबों है। में लिखा है। मैं आपको ये स्पष्टीकरण कर देता हूँ विद फैक्ट के साथ। आपने काली माता का दक्षिणेश्वरी मंदिर का नाम सुना होगा, जो कलकत्ता में है। वहाँ पे खूब बकरे कटते हैं। झारखंड में ऐसे खूब मंदिर है जहाँ पे बकरे कटते हैं। तो बलि प्रथा की जो शुरुआत हुई वो हिंदू धर्म की शुरुआत है। मैं आपको वेदों में दिखा सकता हूँ। वेदों में भी जो ऋग्वेद के 10वें सूक्त में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इंद्र कह रहे हैं कि मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता कि वो भी कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है कि गाय के मांस की बात उसमें लिखी है। ये ऋग्वेद की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप अब नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाओ। नॉर्थ इंडिया में क्या है कि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण जिसको स्पेसिफिक बोल सकते हैं, वो नहीं खाते। तो उन्होंने क्या है कि ये फूड डाइवर्सिटी के तौर पर उन्होंने रखा कि हम इनसे अलग रहते हैं कि ये मीट खाते हैं। लेकिन साउथ का सारा ब्राह्मण मीट खाता है। आपका दक्षिण आपके पहाड़ों पे चले जाओ, पहाड़ों पे तो बलि भी दी जाती है, वहां पे सारे ब्राह्मण मीट खाते हैं। तो फूड डाइवर्सिटी को आप जाति वाद का जो भावना उसको मतलब कास्ट कास्ट वाली भावना को नहीं डिफेंड कर सकते कि मतलब फूड डाइवर्सिटी की वजह से हम इनसे अलग है, फूड डाइवर्सिटी की वजह से हमने इनसे दूरी बना रखी है। तो ऐसा नहीं है, मीट सभी लोग खाते हैं। बल्कि अभी जो बलि प्रथा की जो शुरुआत है वो भी आप कहीं पढ़, मैं बता सकता हूँ वेद में कहाँ लिखा हुआ है, शुरुआत भी हिंदू धर्म से होगी। बताइए आप इस बारे में थोड़ा सा। मैं ऋग्वेद का उसमें बताऊंगा कि 10वें पुरुष सूक्त में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंद्र कैसे गाय की मांस की बात कर रहे हैं। तो मैं ये फैक्ट क्या बता रहा हूँ। उसमें मतलब पूरा उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे इंद्र कि कैसे गाय का भक्षण, गाय के मांस का स्लॉटर, जो उसमें भक्षण की बात की है, उस तरह की बात की है। उसमें मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, और ओरिजिनल ऋग्वेद में मैं दिखा सकता हूँ। स्ट्रेंथ। ठीक है, हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए मैडम, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए controversy। एपी सिंह की हम बात करेंगे, बहुत ही चर्चित चेहरा है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, निर्भया के केस के दोषियों के वकील रहे हैं, हाथरस केस के भी वो अक्यूज्ड के वकील रहे हैं, जी। और उसके बाद सीमा हैदर केस के भी वो वकील रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्यक्ति तो दमदार है ही बोलने में, दलीलें भी क्या दमदार है? मैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक केस है, हमारे इधर की कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने उसके केस में कुछ भी नहीं करा, 10 लाख रुपए उनसे ले लिए, 2.5-3 लाख रुपए, मतलब 10 लाख का उनका पैकेज था, 2.5 लाख रुपए ले लिए, और उस केस में अभी तक उनको बेल नहीं कराई। 7 साल हो गए, वो निर्दोष फंसे हुए। ना तो इन्वेस्टिगेशन उसमें कंप्लीट हुई, ठीक है ना। जिस थाने का मुकदमा था उस थाने के सभी लोगों का ट्रांसफर हो गया, मतलब कोई भी आईओ नहीं बचा उस केस में। और अभी तक भी उसमें ये मामला अभी तक चार्ज फ्रेम हुआ है 7 साल में। तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कमी इसमें एपी सिंह की रही है कि उसमें चार्ज फ्रेम इतना लेट हुए और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में इतना टाइम लगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी कमी रही है कि वो केस आजकल के लॉयर से केस ज्यादा ले लेते हैं लेकिन समय कम करते हैं, मतलब वायरल लॉयर्स जो ट्रायल एडवोकेट होते हैं ये चाहते ही नहीं कि केस खत्म हो जाए किसी का। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे सीनियर भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ इसमें, लेकिन इनके दिमाग में रहता है कि अगर ट्रायल चलेगा तो पैसा आएगा, मतलब ऐसा हो सकता है। ये मतलब ये बात जहाँ पे भी कोई कंट्रोवर्सी होती है वहाँ पे एपी सिंह जी जरूर दिखते हैं। तो मैम आज के टाइम पे तो आपने देखा होगा कि दलित राइट्स के लिए भी जो कुछ एडवोकेट्स है, मैं तो अपनी कहता हूँ, दलित राइट्स के लिए मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए न्यूज में पैसे दे दे के न्यूज वालों को अपना इंटरव्यू कराते हैं। तो ये तो आजकल बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, जैसे भी नोबेल प्रोफेशन है ये, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो अब जैसे कि देखिए, अब जैसे कि अभी हमने दलित कम्युनिटी की बात की, जनरल कम्युनिटी की बात की, अब क्या होता है कि जैसे लोग होते हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी पुलिस स्टेशन में कोई केस गया, सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, धाराएं लगाते हैं,
उसके बेस पे ही आप डिफेंड करते हैं कोर्ट में। तो क्या कोई ऐसा क्लाइंट भी होता है जो आपको पर्सनली लगता है कि निर्दोष है बट फिर भी उसको जेल हो जाती है? ये तय तो पूरा ट्रायल करता है। हम शुरुआत में एफआईआर करके मतलब उसका मतलब जो पुलिस धाराएं लगाती हाँ। है उनको क्या आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? चैलेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट्स है, हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो निर्दोष है तो हम हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। हमारे पास पावर है, सीआरपीसी में जो अब तो ये भारतीय न्याय वो हो गया न्याय संहिता, इसमें पावर है, हम लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एफआईआर किसी पे हो गई तो वो निर्दोष है या मतलब गुनहगार हो सकता है कि अंटिल प्रूवन द गिल्टी ही इज इनोसेंट या सी इज इनोसेंट, तो वो इनोसेंट है तब तक। तो जब तक ट्रायल नहीं होता, ट्रायल में 5-6 साल तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। जब उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट, फिर ऐसे होता है स्टेटमेंट ऑफ फेक एक्यूज होने के बाद फिर जजमेंट आती है। जजमेंट में वो साबित होता है कि कौन गलत था कौन, वो तो 5-6 साल का टाइम है उसमें। उसमें तो एकदम स्पेसिफिक हम इनिशियल स्टेज पे तो बता नहीं सकते कौन गलत है कौन सही है। लेकिन वकील डिफेंड जो करता है वो अपने क्लाइंट को इसलिए करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव में उसके साथ गलत किया, जो चार्जशीट में उसके साथ गलत हुआ, हम उसको डिफेंड करते हैं। मतलब हम डिफेंड कर सकते हैं। कर सकते आपका जवाब ये है, छोटा सा मैं जवाब हैं, डिफेंड कर सकते डिफेंड कर सकते हैं। कोई ऐसा हाल फिलहाल का केस है जो मतलब जैसे कि हम दिल्ली कैंट केस की बात करें तो दिल्ली कैंट केस बहुत वायरल है, सभी को पता है। हाथरस केस सभी को पता है, निर्भया केस सभी को। कोई ऐसा केस जो पता ना हो बट बहुत ही भयावह हो? मतलब अभी तक उस केस के बारे में मुझे ही लगता है ज्यादा लोग जानते भी होंगे। अभी क्रावड़ हरियाणा में एक जगह है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें क्या हुआ था मैडम, मैं आपको बता दूं कि पहले लड़की किडनैप हो जाती है, वहीं आस पड़ोस के लड़के जो पर कास्ट के थे, वो ऐसी लड़की थी, उसको किडनैप करके वो लेकर चले गए। तो उसमें शुरू में एफआईआर होती है, अपहरण वाली एफआईआर हुई। 1 महीने तक कोई उस लड़की को फाउंड नहीं कर पाया। तो उसकी 1 महीने बाद दूसरे जुडिक्शन में नहर में उसकी लाश मिली और लाश इतनी सड़ गई थी कि मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मतलब पॉसिबल नहीं थी। तो अब मैं उसमें क्या देख रहा हूँ, जब मैंने इस मामले को ह्यूमन राइट्स में उठाया, मैंने इस मामले को एससी आयोग में पहुंचाया, तो मैं वहां से मैं रिपोर्ट देखता हूँ तो रिपोर्ट एकदम सोचने वाली और समझने वाली है कि हम मतलब इतना दुख कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ने, पुलिस वालों ने उस लड़की के साथ इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी उस लड़की के साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं करी उस केस में। और उसमें ये कहा गया उनके द्वारा कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आरोप उन लड़कों पे लगे थे वो मिसल नहीं हो पाते, मतलब वो कायम नहीं हो पाते। मतलब वो खुद इस बात को एसएसपी के ऑफिस से इस बात को आते कि वो जो पॉलीग्राफ टेस्ट करा के उनको, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब 1 महीना हो गया उसकी बॉडी को लसड़ते हुए, तो आप उसमें से कैसे पता लगा पाओगे उसका रेप हुआ है नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात यह कि जब उस लड़की का किस तरीके से मतलब अपहरण किया गया और 4-5 लड़के थे उसमें, ये भी प्रेडिक्शन थी उसमें कि उस लड़की का बॉडी से फाउंड नहीं हो पाया कुछ ऐसी चीज। लेकिन आप पॉलीग्राफ से कैसे डिफेंड कर सकते हो अपने केस को? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। और ये जो जातिगत जो मानसिकता जो हमें इस गिरावट वाले मामले में हमें देखने को मिली, ऐसा बहुत कम केसों में देखने को मिलता है कि उन लड़कों पे उन्होंने वो जो मुकदमा वो भी पूरा तरीके से नहीं बना है। तो ये भी मैडम बड़ा भयावह स्थिति है इस समय हरियाणा में जो मैं देख पा रहा हूँ। आप इस केस को फाइट कर रहे हैं? मैं इस केस को लेकर गया था एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से, एज ए कम्युनिटी के माध्यम से मैं इस मामले को एससी आयोग लेकर गया, ह्यूमन राइट्स में लेकर गया। तो वहां से जो रिपोर्ट आई थी मैं उस रिपोर्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उन लड़कों की अभी तक जमानत भी हो चुकी है। और 1 महीने तक उस परिवार का आप बता नहीं सकता मैं कि कितना बुरा हाल था। 1 महीने तक उनकी बेटी नहीं मिली और जब मिली तो उसकी लाश भी पहचान में नहीं आ रही थी, उसके कपड़े से उसकी पहचान नहीं। और फिर ये आरोप लगा देना कि इस लड़के के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये मतलब मुझे लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल है। सोचने की बात है अगर किसी की बेटी घर से गायब हो जाए और 1 महीने बाद उसकी लाश मिले तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है, और फिर अगर उसको इंसाफ पे ना मिले। इंसाफ तो मुझे लगता है कि इंसाफ के लिए जो अभी हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो पार्सल है, और इस पार्शलिटी के तहत मुझे लगता है कि आपने मूवी भी देखी होगी, वो जय भीम जो मूवी है उसमें भी ऐसा दिखाया कि कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पे मुकदमे लगा दिए जाते हैं जबकि उन्होंने वो केस मुकदमा वो गुनाह किया ही नहीं है। तो ये जो भावना है ना, ये इस तरह की बनी हुई है ना इन लोगों के प्रति कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन पे चाहे आप कुछ भी कर दो। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि
इस इम्पार्शलिटी पे हमें यूथ को काम करना पड़ेगा, मतलब जैसे आप और मैं, इस यूथ को हमें काम करना पड़ेगा और इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऐसी भावना चली आ रही है इतने सालों से, इतने दिनों से, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये तो इस तरीके के जो अपराध है ये दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, ये कब नहीं हो रहे। इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था, जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिकल कंट्री में रहते हैं हम, इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था, आप इस व्यवस्था को कैसे ठीक बता सकते हैं कि फैमिली के साथ आप अन्याय नहीं कर पा रहे। आप उस सरकार को कैसे हम दोष नहीं देते। आज भारत में देखने को मिला होगा आपको कि आज का यूथ सवाल नहीं उठा रहा, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी छोटी जो दलित जातियां हैं, इनमें कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटी निकल के नहीं आ रही जो अपने लिए आवाज उठा सके। तो मैडम, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा कि हम इस पे कैसे काम करें, इस चीजों को कैसे खत्म करें। मतलब आपने जो भी हाल फिलहाल केस यहाँ पे स्टडी किया है वो हरियाणा का केस हरियाणा केवड़ वाला, उससे आप बिल्कुल मैं बिल्कुल झकझोर दिया इस केस ने मुझे। मतलब मैं उस परिवार से बात करूं तो परिवार वाले मतलब बात भी नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतने डरे और सहमे हुए हैं कि मतलब इस मुद्दे पर बात ही करना नहीं चाहते। मतलब मुझे लगता है कि उन लोगों पे दबाव बनाया गया है, चाहे उसका, क्योंकि गांव का ही मामला था, गांव के अपर कास्ट के लोग थे, तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उन पे दबाव बनाया है कि जो इस तरह की जो कॉम्प्रोमाइज वाली भावना है, मुझे लगता है कि इस केस में ये भी चल रही है। ये सूचना नहीं है लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि जिस तरीके से वो फैमिली हमसे बात नहीं कर रही, वो परिवार हमारे संपर्क में नहीं आ रहा इस मामले को लेकर, तो मुझे लगता है कि उन पर दबाव भी बना जा रहा है। जैसे आपने हाथरस में भी यही देखा होगा, नांगल वाले मामले में देखा होगा कि परिवार पर दबाव बनाया जाता है, वो आज तक भी हॉस्टेज है। तो ये सोचने वाली भावना है कि देश में ये चल क्या रहा है, और देश की राजनीति इतनी सड़ चुकी है कि मतलब उन लोगों के लिए काम नहीं कर रही। तो ये भी इम्पार्शलिटी को हमें देखना पड़ेगा और इन पर हमें काम करने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि आज के समय में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक अपर कास्ट, एससी कास्ट जो होती है उन पर दबाव बनाती है, और हमारा कानून, मैं तो कहूँ, अंधा ही हो जाता है उसमें, अंधा ही हो जाता है कोई सबसे ज्यादा। मतलब आपको एससी एसटी के आपको तो ये गाइडलाइन है, हम तो अंदर सिस्टम तक बैठे हुए कि एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दो, लेकिन कार्रवाई ना करो। जबकि एससी एसटी एक्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत एफआईआर होती है, और सिर्फ यही एक ऐसा मुकदमा है कि इसमें आईओबी एसएचओ नहीं बनता, आईओबी एसीपी रैंक का आदमी बनता है। अब एसीपी खुद परेशान हो जाता हो देख कर कि एससी एसटी का मुकदमा होगा तो मैं थाने जाऊंगा रिपोर्ट लेके, उसके ऐसा लगता है कि वो ईगोस्टिक हो जाता है कि मैं एसीपी के थाने में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वो तो सारी चीजें अपने छोटे अफसर पे डाल देते हैं। तो मोस्टली एससी एससी एक्ट में केस ही रजिस्टर्ड नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ी मैं आपकी अभी की स्थिति बताता हूँ, और हो भी रहे तो कन्विक्शन तक नहीं पहुंचते, जो कन्विक्शन होने। एग्जांपल्स हैं आपके पास? हाँ, मैंने एग्जांपल है कोर्ट में, मतलब मैंने जितने भी अभी अपने सीनियर के पास जितने भी एससी के केस डिसीज देखे हैं उनमें कन्विक्शन नहीं हुआ, एक्यूट हो गए। फिर आरोप लगाया जाता है। जब आप दबाव बना रहे हो, आप अब मैं और आस पड़ोस में आप रह रहे हैं, तो आपने मेरे साथ किसी जातिगत मानसिकता देता, आपने मेरे साथ और मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, तो मुझे रहना तो आपके साथ ही है पड़ोस में। अगर आप पे एससी एसटी एक्ट लग भी गया तो पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से मेरे पे इतना दबाव बन जाता है कि 4-5 साल में उस केस को मुझे आपसे कॉम्प्रोमाइज करना है। अब आप बताओ, मुझे अपने बच्चे भी पालने, मुझे अपने बच्चों को रखना भी और उनके साथ ही रहना हमेशा, मैं जिंदगी भर तो दुश्मनी नहीं पाल सकता। अब यही आरोप सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तो ये कहते हैं कि एससी के लोग सिर्फ दिखावे के लिए, मतलब पैसा हड़पने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए सामने वाले को ये एससी एक्ट लगा देते हैं। लेकिन एससी एसटी एक्ट आप ये देखो ना कितना कारगर है। आज पीछे से ऊपर से गाइडलाइन है कि एससी एसटी एक्ट लगा दो, अगर एफआईआर कर रहे हैं तो कर दो, लेकिन गिरफ्तार मत करो। आज होती कहाँ है मैडम, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। आपने कितने देखे अब तक कन्विक्शन, आपने कितने ठाकुरों का, कितने ब्राह्मणों को आपने जेल जाते देखा एससी एसटी एक्ट में? कोई नहीं जाता। ये तो सब दिखावे कर रह गए हैं। अगर इसको तो खत्म करने की बात, शोषण आज भी है, शोषण मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगी इन लोगों के पास, तब तक इनके साथ ऐसा ही रहेगा। आज भी दबाव बना रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे और इस बारे में? आपने जैसे कोई केस स्टडी किया हो, आपने स्टडी भी ना किया हो, आपने लड़ा हो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिस, मतलब आपने, जैसे आप यहाँ पर आए, मतलब आप लॉयर बने, दलितों के लॉयर। नहीं, दलितों का नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली, आप ये गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा इस प्रोफेशन में ऐसी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। लॉयर सबका होता है, लॉयर सब वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब आपके पास जो भी, मतलब आप मतलब कनेक्ट कैसे हुए इस कम्युनिटी से? आपने, जैसे आप लगातार हाथरस की बात करें ना, दिल्ली कैंट, हाथरस, हरियाणा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट है इस कम्युनिटी से। तो आप, मतलब आपको कैसे लगा कि यार इसकी
आवाज नहीं उठ रही और हमें उठानी चाहिए? मतलब मैंने ये दर्द देखा है मैडम। जैसे मेरी पूरी फैमिली सफाई कर्मचारी रही, मैंने उनके साथ हमेशा अत्याचार देखा, उनके साथ हमेशा उनके लेबर राइट का वायलेशन होते देखा। तो जब हमने ये चीजें देखी, जब हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करी हमने, तो जब हमने देखा कि SC ST के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमने तो अपने एरिया में देखा कि किस तरीके से हमारे साथ वैसी भावना रखते हैं। मेरी मम्मी जब छोटा था मैं तो काम करने जाती थी, वो बताती थी कि कितना मैं बता भी नहीं सकता कि वो किस तरह का काम करती थी, जैसे कि किसी का कूड़ा उठाना, इस तरह के काम हमारे घर वालों ने किए हैं। तो ये चीजें ना हमें झकझोर दिया। जो क्रांति की जो भावना आई वो हमें वहां से आई। जैसे हमें मम्मी बताती थी कितना वो, मतलब ये आपने मैनुअल स्क्रेंजिंग की बात नहीं करी, मैं उस पर आना चाहता था कि मैनुअल स्क्रेंजिंग जो आज भी लोग कर रहे हैं उसकी क्या परिभाषा है। आज तक 93 जो मैनुअल स्क्रेंजिंग एक्ट आया था उसमें आज तक उसकी परिभाषा भी नहीं बताई गई। आप ये देखो कि ये सिर्फ ये दिखा दिया कि जो सीवर में घुस रहा है और हाथ से जो मल निकाल रहा है वो मैनुअल स्क्रेंजिंग के डेफिनेशन में आता है। पर आप ये देखोगे जब आप रोड पे जाते हो, जब आपके साइड में जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनमें जो लोग घुसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे कैसे वो नाला निकाल रहे होते हैं। क्या ये मैनुअल स्क्रेंजिंग नहीं है? हाथ से मैनुअली तो वो कर रहे हैं ना, निकाल रहे हो कूड़े उसको, पूरा मल को। तो ये सब जो देख कर हमें हमें मतलब हमें लगता है कि ये लोग यही काम क्यों कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग करते हैं? मोस्टली दलित कम्युनिटी के लोग। जैसे मैं आपको लखनऊ वाला मामला बता दूं, मैं ये पार्सल होके बोल रहा हूँ इस बात को। जब मैंने देखा था कि मैनुअल स्क्रेंजिंग कर रहे थे तो मुझे लगा वो कम्युनिटी के लोग होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि वो यादव लोग थे, ये मैंने देखा कि वो यादव लोग थे जो मैनुअल स्क्रेंजिंग कर रहे थे। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये भी बोल सकता हूँ कि मैनुअल स्क्रेंजिंग की हमें डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैनुअल स्क्रेंजिंग में जो जजमेंट आई है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सिर्फ कहते हैं कि 30 लाख दे दो जो भी मैनुअल स्क्रेंजिंग करता हुआ हमारा है, लेकिन मैनुअल स्क्रेंजिंग खत्म करने की बात नहीं कर रहे। अभी रेलवे में इन्होंने क्या करा मैडम कि मैनुअल स्क्रेंजिंग की जॉब खत्म कर दी, काम खत्म नहीं किया, ये जॉब खत्म कर दी। जब तक पूरे भारत का अर्बनाइजेशन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि मैनुअल स्क्रेंजिंग खत्म नहीं हो सकती। आप हम दिल्ली जैसे इलाकों में रहते हैं, यहाँ सब सीवरेज है, लेकिन आप गांव की तरफ जाएंगे, देहात की तरफ जाएंगे, वहां पे सबके सेप्टिक टैंक है। मैंने अपने परिवार में ऐसे कई लोग देखे जो सेप्टिक टैंक साफ करते हुए लोग मर गए। ये बड़ा ही मतलब भयावह स्थिति है समाज की कि वो सिर्फ 300 या 400 के लिए उस गंदे एक सेप्टिक टैंक में घुस जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, मर भी जाते हैं मोस्टली। तो ये चीज जब मैंने देखी, मैंने अपने परिवार के लोगों में देखी, अपने घर में देखी ये सब चीजें। मेरे पिताजी भी करते थे, मैं क्यों झूठ बोलूं आपको, मेरे पिताजी ने सेप्टिक टैंक खोलने का काम किया। आज उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया कि आज हम इस काम में, हमारा कोई भी भाई इस काम से लिप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। तो हमें वो दर्द मालूम है कि एक परिवार का जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो मतलब आपने देखा होगा। मैं आपको मलकानी समिति के बारे में बताता हूँ कि मलकानी समिति में ऐसे बोलते थे कि हमारे मोस्टली लोग कलकत्ता में या जितनी अर्बन शहर थे, मतलब मद्रास में या आपके मुंबई में बंदरगाह होते थे, तो उसमें मैनुअल स्क्रेंजिंग करते थे। तो ये आपको इतनी भयावह स्थिति थी कि वहां पे कि मलकानी समिति में मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उसमें एक डायग्राम बना रखा है कि जैसे कि मतलब 1 महीने बाद जब जहाज आया पानी का तो उसमें से जो पूरा मल निकाल के वो टैंकर में भरते थे, तो उस टैंकर के इतने अंदर तक वो चले जाते थे और जाने के बाद उस टैंकर के अंदर जो वो होता था एक हॉल, तो उसको अपने पैर से खोलते थे। जब नीचे बंदा खड़ा होता था उसके ऊपर पूरा मल आ जाता था ऐसे करके। और ये रात के 2:30 बजे से स्टार्ट करते थे, वो सुबह के 4-5 बजे तक ये काम करते थे। जो हम बोलते थे कि हमारे समाज में जहाजी का काम कर रहा है, जहाजी का काम कर रहा है, तो वहां पे ये लोग वो काम करते थे। लेकिन जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, धीरे धीरे वो काम में बदलाव हुआ, मैकेनिज्म हुआ, आज भी ये स्थिति बनी है मैडम कि मलकानी समिति को अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा आपको सोच की भी अफसोस होगा कि किस तरीके से वो घुसते होंगे। मतलब वो पूरा 1 महीने का जो पूरा मल होता है उसके अंदर घुस के मतलब उसको खोलना, फिर नीचे खड़ा एक बाल्टी लेके उसके ऊपर पूरा मल आ जाना। तो मैडम ये इतनी भयावह स्थिति है कि आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इनह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा इन लोगों के साथ हुई है। इनह्यूमैनिटी को मतलब अगर आज आप रिजर्वेशन की तो बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को मिल रहा है, लेकिन आप उस रिजर्वेशन की तो बात करो जो मंदिरों में जो इतने साल से एक अपर कास्ट का आदमी बैठा हुआ है। भारत में इतने हजारों लाखों मंदिर है, उस मंदिर में बैठने वाला आदमी कौन है? आप मुझे बताइए कौन सी जाति का है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? जब आप बोलते हैं कि आदमी अपने कर्म से माने, तो हमने भी वेद पुराण पढ़े हुए, क्या हमें मंदिर में बिठा देंगे? राम मंदिर के ट्रस्ट में तो एक भी आदमी नहीं था, SC OBC भी नहीं था। बल्कि जब उन मंदिरों के ट्रस्ट में हमारा हिस्सा नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब इनको रिजर्वेशन दे दिया और अब ये सम्मान आ गए? मैम, सम्मान नहीं आए,
अभी भी वही स्थिति है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप तो पत्रकारों जाती भी रहती होंगी, लेकिन ये स्थिति बराबर है। आप किसी स्लम में भी जाते होंगे, 80 का लोग स्पेसिफिक, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ मैं तो उसी का नाम लूंगा, वाल्मीकि। ऐसे एक 91 में किताब आई थी मार्क लेंटर की। तो मार्क लेंटर की किताब में ये लिखा हुआ था कि भंगी इज ए यूनिवर्सल अनटचेबल। जो रिजर्वेशन मिला था वो अनटचेबिलिटी के बेस पे मिला था, कि जिसके साथ छुआछूत होती है, मंदिरों में घुस नहीं जाता, उसको रिजर्वेशन दिया। क्या ये सभी जातियों के साथ है? आज भारत में रिजर्वेशन जो मिल रहा है 1109 ऐसी जातियों को मिल रहा है। क्या ये सभी 1109 जातियों के साथ इस तरह की असमानताएं हैं, ऐसी छुआछूत है? सिर्फ ये 2-3 कम्युनिटी को आप आइडेंटिफाई करा होगा आपने जिनके साथ सच में रियल में छुआछूत होती है। मार्क लेंटर इस बात को कह रहे हैं। और जब फर्स्ट शेड्यूल आया 1936 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ और सिर्फ 436 जातियों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। जैसा आप बता रहे हो कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया रिजर्वेशन पॉलिसीज को, 1950 तक भी 436 जातियों को रिजर्वेशन मिल रहा था जो अम्बेडकर दिलाए गए थे माइंड में। लेकिन आज इसमें 1109 जातियां क्यों आ गई? तो ये कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन का पॉलिटिसाइजेशन तो हुआ है ना, राजनीतिकरण तो हुआ है ना। तो क्या अब इस राजनीतिकरण को कैसे खत्म करेंगे हम? आज हमारी डिमांड यही है, हम चाहते हैं कि एसटी के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन हो, और क्लासिफिकेशन होगा तो उन लोगों को बेनिफिट होगा जिन जातियों को आज तक रिजर्वेशन का मतलब नहीं पता। आप ये बताओ, जो कंजर जाति के लोग हैं, मुसरा आपने सुना होगा कि आप बिहार की एक जाति है, वो आज भी खेतों में से चूहे निकाल निकाल के बिलों में से क्यों खाती है। आप ये समझ सकते हो कि 75 साल में आजाद होने के बाद भी एक कम्युनिटी आज भी चूहे खा रही है। अभी खाती है? अब भी खाती है मैडम, आप देख यूट्यूब पे देख सकते हैं कि आज भी वो चूहे खाते जाती है, और उनको कोई रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिले। उनका कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं उन जातियों के पास। तो ये किसका फॉल्ट है? सरकारों का तो फॉल्ट है ना, गवर्नमेंट का तो फॉल्ट है ना। और सबसे ज्यादा फॉल्ट तो उन जातियों का जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, उन्होंने पे बैक सोसाइटी नहीं करा। अब बाबा साहब तो ये कह गए थे ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, पे बैक सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। अब जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला वो तो अपर लेवल पे पहुंच गए, लेकिन अगर वो पे बैक नहीं कर रहे, उन जातियों को अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, जैसे आज सो कॉल्ड बहुजन मूवमेंट है, वो कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, एससी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या मैनुअल स्कैनिंग खत्म करने के लिए कोई प्लान है? या आप इन जातियों के घर में कभी गए हो, उनको बोला हो कि आप इस काम को ना करें? नेताओं का बहुत आता है कि दलित के घर में रात बिताई, दलित के घर में खाना खाया। मैडम ये सिर्फ दलित के घर में रात बिताने से अगर उनको बेनिफिट मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे नेताओं को ये काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरे सवाल पर मैं जाना चाहूंगी, दूसरा और आखिरी सवाल होगा, उसके बाद आप जो कहना चाहें। जो सेक्स वर्कर्स हैं, आप देखो सोशल एक्टिविटीज के तौर पर भी आप लोग काम करते हैं ना। ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, मतलब जीबी रोड की मैं बात करूं, कोठा नंबर 16, इट्स मोस्ट वायरल, 64 कोठा नंबर 64। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है 500 लड़कियां तो होंगी सभी कोठों में, आराम से। और फिर राजस्थान की भी एक कम्युनिटी है जो सेक्स वर्क करती है। तो ये जो लोग हैं, ये जो सेक्स वर्क में आते हैं, ये क्या एससी कैटेगरी के लोग होते हैं या फिर ये मैं पर्सनल लेवल पे बताता हूँ आपको कि हम तो सोशल वर्क में रहे हैं, मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क सब्जेक्ट से हुई है, तो हमने भी सेक्स वर्कर के साथ काम किया है। ये आपको मानना पड़ेगा कि एससी के लोग बेशक गरीब हो सकते हैं, या मतलब इनकी दयनीय स्थिति हो सकती है, लेकिन कभी बहन बेटियों की इज्जत के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहन बेटियों के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं बता देता हूँ कि हमने जब वहां सर्वे किया, जब हमने वहां देखा कि वहां पे मोस्टली जो कलकत्ता बिहार की मोस्टली अपर कास्ट लड़कियां वहां पे सेक्स वर्कर, ये मैं आपको फैक्ट के तौर पे बता रहा हूँ। और मतलब हमने वहाँ काम भी किया था, हमने वहाँ पे मतलब कॉन्डोम भी हमने मतलब सप्लाई किए वहाँ पे। मतलब हमने जो एक हमारा एक साइकिल चलाई थी, हमने कंपेयरिंग चलाई थी, तो हमने वही बांटने का काम किया वहाँ पे। डाइपर हमने मिनिस्ट्रेटल साइकिल के पैड भी हमने बांटने काम किया, तो हमने काम किया, हमने देखा वहाँ पे इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे मोस्टली एससी के लड़के, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं होगी, लेकिन मोस्टली नहीं। अच्छा, वहाँ पे लड़कियां खुद से आती हैं या लाई जाती हैं? मैम ये आज भी एक्सपेशनल बात है कि वो अपनी मर्जी से कर रही है, उनसे कराया जा रहा है, ये भी एक्सपेशनल चीज है। इस पे भी हम अपनी बात राय नहीं कर सकते। तो किसी ने तो आपसे कभी कुछ कहा होगा जब रन लाया गया? मोस्टली लड़कियां जो होती है जबरदस्ती मिलाई जाती है, जैसे स्वाति मालीवाल को देखा भी होगा आपने, वो उसको कंट्रोवर्सी, दीवारों में से लड़कियां निकाल के कराया, लेकिन वो सब मैम फिक्स होता है, मुझे लगता है। अच्छा, वो फिक्स होता है कि मतलब वो हम ऐसे रेड करेंगे, ऐसा वहां पे होगा,
वो सब अच्छा। फिक्स होता है। मैं नहीं तो रेड करूंगी और 4 लड़कियां वहां से हाँ निकाल के वो ले सब जाऊंगी। फिक्स होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा ये जीबी रोड उड़ा देना चाहिए। क्या ये लीगल थोड़ी ना है? नहीं, लीगल है जीबी रोड तो। नहीं लीगल, लेकिन किसी लड़की का ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करना तो लीगल नहीं हो सकता ना। हाँ अब उनकी मर्जी तो पूछोगे ना आप जाके। हाँ आप ऐसी कैंपेनिंग तो चलाओगे कि आप जानो सही उनकी मर्जी है या हाँ गैर मर्जी के खिलाफ हो रहा है, ये भी तो हाँ आप जानने का काम करोगे। जी। कौन कर रहा है ऐसा? कोई नहीं कर रहा। अगर हम वहां गए भी है, हम क्या कर पाए उनके लिए? कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब ये भी है कि जैसे सेक्स वर्कर्स को वहां से लेके आया जाता है जीबी रोड वगैरह से, फिर उन्हें कुछ काम आता नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करती नहीं है उनको, बिल्कुल तो फिर वो उनकी वापस मजबूरी टाइप की बन जाती है। फिर वो दोबारा ही वही काम करती है, दोबारा और फिर उनसे जो बेटी जन्म लेती है वो भी वही काम करती है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो रेड पड़ती है हम्म, दिल्ली महिला अध्यक्ष के द्वारा, हम्म। पूर्व दिल्ली महिला अध्यक्ष के द्वारा जो रेट पड़ी है वो फिक्स्ड रेट है। ये फिक्स है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर वो देखिए आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर उन्होंने सच में ऐसा काम किया है तो आज भी वहां पे क्यों ऐसी कैंपेनिंग नहीं चलाई गई कि उन लड़कियों से पूछे कि भाई तुम्हारी इस काम करने की मर्जी है या गैर मर्जी है, क्या आप खिलाफ गैर मर्जी के खिलाफ आपको ये काम कराया जा रहा है? कम से कम इस तरह के तो सर इंटरव्यू आने मुझे भी चाहिए। ऐसा पर्सनल लगता है कि कोई भी लड़की अपना शरीर तो खैर नहीं बेचना चाहिए बिल्कुल भी आप नहीं बेच सकते बिना मजबूरियों के। बिना मुझे और फिर वहां तो एक ह्यूज क्राउड है, और फिर कुछ कॉल गर्ल्स भी, अभी वो लोग भी आपसे कांटेक्ट करते हैं एज अ सोशल एक्टिविटी। अच्छा, कुछ केस आपके पास ऐसे आते हैं कि हम गए और हमारे साथ मारपीट हो गई और हमें पैसे नहीं दिए, कुछ इस तरीके के भी केस आते हैं? क्योंकि एज अ पत्रकार मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे पास एक ऐसा कॉल आया था कि मैं गई, मैं आई एम अ सेक्स वर्कर, और मैं गई, मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे पैसे नहीं दिए। ऐसा कुछ केस आता है आपके पास? नहीं, मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? कभी नहीं आप देखा। ठीक है, अब इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। आप कुछ कहना चाहें लास्ट में किसी भी कम्युनिटी के लोग से, तो प्लीज आप कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप अभी ये पूरा जो पॉडकास्ट हुआ है SC ST के राइट पे हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि SC ST के लोगों को अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना होगा और उन जातियों को रिप्रेजेंटेशन में लाना होगा जिन जातियों को आज तक रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिले होंगे। और इस बात को आपको सबको मानना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिन जातियों का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में नहीं है उनको आगे आने के लिए काम करना पड़ेगा, और ये काम हम और आपको मिलके करना पड़ेगा। तभी हम उनका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ला सकते हैं और तभी हम रिजर्वेशन के बेनिफिट को सही बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे सचिन धिंगिया जी।